प्यारे बच्चों, हर घर पाठशाला के अंतर्गत हिंदी विषय की इस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है और मैं हूं देवेंद्र कुमार शर्मा, प्रवक्ता हिंदी। आज हम सुप्रसिद्ध छायावादी कवि सुमित्रा नंदन पंत का कवि परिचय जानेंगे। प्यारे बच्चों, सबसे पहले पंत जी का जीवन परिचय जान लेते हैं। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के कौसानी ग्राम में हुआ था 20 मई सन 1900 को, और जन्म के केवल 6 घंटे के बाद ही आपकी माताजी का देहांत हो गया था। वे अपने 7 भाई बहनों में सबसे छोटे थे और घर वालों ने उनका नाम रखा गोसाई दत्त। बच्चों, उनको यह नाम कभी पसंद नहीं था, इसीलिए जैसे ही उनको अवसर मिला आपने अपना नाम बदलकर सुमित्रा नंदन पंत रख लिया। आपका आरंभिक लालन पालन आपकी माताजी के ना रहने के कारण आपकी दादी जी ने किया। और बच्चों, आपने स्वयं लिखा है कि जन्मभूमि के प्राकृतिक सौंदर्य ने ही आपके भीतर के कवि को बाहर लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनका व्यक्तित्व अत्यंत आकर्षक था। जैसा कि इस वीडियो के आरंभ में आपने पंत जी का चित्र देखा होगा, गोरा वर्ण, सुंदर चेहरा, लंबे घुंघराले बाल, ये उन्हें सभी से अलग करता था। बच्चों, 1918 में वे काशी आ गए और क्वींस कॉलेज में अध्ययन करने लगे। 1921 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का आह्वान किया। आपने भी गांधी जी के आह्वान पर कॉलेज छोड़ दिया और घर पर ही रहकर हिंदी, संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का अध्ययन करने लगे। कुछ समय के बाद आप अपने भाई देवी दत्त के साथ अल्मोड़ा आ गए। यहीं पर आप फ्रायड और कार्ल मार्क्स की विचारधारा से प्रभावित हुए। यहां पर अनेक कवियों, लेखकों के सानिध्य में आप प्रगतिशील लेखक संघ से भी जुड़े। 1938 में आपने रूपाब नामक प्रगतिशील मासिक पत्र निकाला। 1955 से 1962 तक आप आकाशवाणी से जुड़े रहे। मुख्य प्रोड्यूसर के पद पर आपने कार्य किया। बच्चों, पंत जी को जीवन में बहुत से सम्मान मिले। उनमें पद्म भूषण, ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार जैसे सम्मान शामिल हैं। बच्चों, 28 दिसंबर 1977 हिंदी साहित्य के इतिहास में वह दिन है जबकि हमने इस महान कवि को, इस महान साहित्यकार को खो दिया। उस दिन आपका देहांत हो गया। यह हिंदी जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति थी। इसके बाद बच्चों, पंत जी की रचनाओं से परिचय प्राप्त करते हैं। जैसा कि पहले भी संकेत किया जा चुका है, पंत जी हिंदी साहित्य के युग प्रवर्तक हैं। उन्होंने केवल 7 वर्ष की नन्ही आयु में ही कविताएं लिखना आरंभ कर दिया था। लगभग आधी सदी तक आप लिखते रहे और इतने लंबे रचना काल में आधुनिक हिंदी कविता का एक पूरा युग समा जाता है। उनकी महत्वपूर्ण रचनाओं में युगवाणी का नाम सबसे पहले आता है। यह कृति प्रगतिवाद से प्रभावित होकर लिखी गई है। वीणा काव्य संग्रह है जो प्रकृति के अद्भुत सौंदर्य का चित्रण गीतों के माध्यम से करता है। लोकायतन उनका सुप्रसिद्ध महाकाव्य है। इसमें कवि ने अपने दार्शनिक और सांस्कृतिक विचारों को अभिव्यक्ति दी है। इसमें ग्राम्य जीवन की दशा को समझते हुए संवेदना प्रकट की गई है और आम आदमी की भावना को भी स्वर प्रदान किया गया है। पल्लव में उन्होंने अपने आप को एक छायावादी कवि के रूप में स्थापित किया है। ग्रंथि नामक काव्य संग्रह में उन्होंने प्रकृति को आधार बनाकर अपनी
वियोग की व्यथा को व्यक्त किया है। गुंजन में प्रकृति का प्रेम और उसकी अद्भुत छटा बहुत ही खूबसूरत तरीके से सामने आती है। ग्राम्या उनकी वह रचना है जिसमें समाजवाद और प्रगतिवाद को आधार बनाकर काव्य रचना की गई है। इसमें दलितों, पीड़ितों के प्रति कवि ने संवेदना प्रकट की है। युगांत में पंत जी के साहित्य पर, उनके कृतित्व पर समाजवाद का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। इनके अलावा युगपथ, मुक्ति यज्ञ, स्वर्ण किरण ये भी आपकी रचनाएं हैं। स्वर्ण धूलि है, उत्तरा है, तारापथ है, रजत रश्मि है, गीत हंस, चिदंबरा, अनुभूति, सांध्य वंदना, कला और बूढ़ा चांद, उच्छ्वास, मधुज्वाला, मानसी, वाणी, ज्योत्सना, मेघनाथ वध, हार इत्यादि आपकी रचनाएं हैं। आपने एक कहानी संग्रह भी लिखा था, 5 कहानियां। यह कहानी संग्रह भी बहुत लोकप्रिय रहा। आपके उपन्यास हार को भी बहुत अधिक ख्याति प्राप्त हुई। पंत जी ने अपनी आत्मकथा भी लिखी है, 60 वर्ष एक रेखांकन। यह आपकी सुप्रसिद्ध रचनाओं में से एक है। बच्चों, कवि के इस परिचय के क्रम में तीसरे भाग में हम उनकी काव्यगत विशेषताओं को देखेंगे और इनको अलग अलग बिंदुओं के माध्यम से हम जानेंगे, क्योंकि इस प्रकार जानने से आपको एक तो इसको याद करना आसान हो जाएगा और दूसरे इसको समझना आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम जिस बिंदु पर विचार करेंगे वह है साहित्यिक यात्रा के 3 पड़ाव। क्योंकि आपकी साहित्यिक यात्रा के 3 मुख्य पड़ाव हैं। पहला पड़ाव है जब आप एक छायावादी हैं। आपको छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक माना जाता है, आपको मैं पहले बता चुका हूं। आपकी जो रचनाएं हैं वीणा और पल्लव, इनमें जो आपके छोटे छोटे गीत संकलित हैं उसमें उन्होंने उस विराट के सौंदर्य से साक्षात्कार किया है। दूसरे पड़ाव में आप समाजवादी आदर्शों पर चलने वाले प्रगतिवादी। युगांत की रचनाओं के लेखक तक आप प्रगतिशील विचारधारा से जुड़ते हुए प्रतीत होते हैं। युगांत से ग्राम्या तक आपकी काव्य यात्रा निसंदेह प्रगतिवाद के प्रखर स्वरों की उद्घोषणा करती है। जबकि तीसरे पड़ाव में आप अरविंद दर्शन से प्रभावित होकर एक अध्यात्मवादी हैं। तो ये 3 पड़ाव आपकी साहित्यिक यात्रा के हैं। ये आपकी सबसे बड़ी काव्यगत विशेषता है और काव्यगत विशेषताओं का विश्लेषण भी है। और दूसरी आपकी विशेषता है प्रकृति प्रेम। आपने हिंदी कविता को इतने सुंदर प्रकृति चित्र प्रदान किए हैं कि आपको हिंदी का वर्ड्सवर्थ कहा जाता है। आपने अपनी रचनाओं में प्रकृति का मानवीकरण किया है। उनके प्रकृति चित्रण में कल्पना की ऊंची उड़ान है, गति और कोमलता है, और इन सब के कारण उनकी रचनाओं में प्रकृति का सौंदर्य साकार हो उठा है। और इसीलिए पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है ये पॉइंट। और आमतौर पर हिंदी सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं में भी यह प्रश्न पूछा जाता है, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो वो सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। और आपकी ये पंक्तियां जिन्हें मैं आपको सुना रहा हूं, ये समझने के लिए काफी है कि उनको प्रकृति से कितना प्रेम था। आप लिखते हैं, छोड़ ध्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। वो उन वृक्षों की छाया और प्रकृति के संबंधों से अपना रिश्ता नहीं तोड़ना चाहते। वो इनके स्थान पर किसी बालिका, किसी युवती, किसी नारी के प्रेम में नहीं उलझना चाहते। उनको प्रकृति सर्वोपरि है। उनकी तीसरी विशेषता है मानव सौंदर्य। तो बच्चों, केवल वो प्रकृति सौंदर्य के चितेरे नहीं हैं,
मानव सौंदर्य के चितेरे भी हैं। गुंजन आदि काव्य रचनाओं में कविवर पंत का प्रकृति प्रेम मासल बन जाता है। मतलब जो विराट प्रकृति के प्रति उनका आरंभ में प्रेम था ना, जो उनको कौसानी के प्राकृतिक वातावरण से प्राप्त हुआ था, उत्तराखंड के प्राकृतिक वातावरण से प्राप्त हुआ था, वो जैसे जैसे उनकी आयु बढ़ती गई और वो युवा होते चले गए तो उनका वो प्रेम भी मांसल होता चला गया। नारी सौंदर्य का चित्रण उनके काव्य में आने लगा। वस्तु तो पल्लव और गुंजन में प्रकृति और नारी मिलकर एक हो गए। युवा कवि प्रकृति में भी नारी सौंदर्य का दर्शन करने लगता है। उसको लगता है ना कि प्रकृति के कण कण में भी वो मेरी प्रेमिका, मेरी जो नायिका, वो नारी है, वो रमी हुई है। इंदु पर इस इंदु मुख पर साथ ही थे पड़े मेरे नयन जो उदय से लाज से रक्तिम हुए थे। पूर्व को पूर्व था पर वह अद्वितीय अपूर्व था। ये देखिए किस प्रकार उन्होंने नायिका का उस नारी चित्रण के माध्यम से वर्णन किया है। और चौथी उनकी विशेषता है राष्ट्रीयता की भावना। पंत जी 1930 में गांधी जी के नमक आंदोलन में शामिल हुए थे। इसका प्रभाव उनके काव्य में भी दिखाई देता है। उनकी रचनाओं में न केवल महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर जी की कृतियों का प्रभाव पड़ा है, बल्कि अंग्रेजी कवि टेनिसन और कीट्स का भी गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। उन्होंने अपनी कविता के माध्यम से जनमानस के मन में इस राष्ट्रीयता की भावना का बीजारोपण किया है। और आपको ज्ञात ही होगा कि वे गांधी जी के आह्वान पर कॉलेज तक छोड़ने के लिए तैयार हो गए थे असहयोग आंदोलन के दौरान। तो राष्ट्रीयता की भावना उनके काव्य में प्रमुख है। इसके अतिरिक्त उनके काव्य में प्रगतिवाद का प्रभाव स्पष्ट देखा जा सकता है। उनका काव्य संग्रह युगवाणी प्रगतिवाद का प्रथम काव्य संग्रह माना जाता है। देखो बच्चों, जब वो कहते हैं साक्षी है इतिहास आज होने को पुनः युगांतर, जनगण का अब शासन होगा उत्पादन यंत्रों पर, वर्गहीन सामाजिकता देगी सबको संसाधन, पूरी तो होंगे जन के भव जीवन के निखिल प्रयोजन। तो ये जो समाजवादी मार्क्सवादी विचारधारा है उसको वाणी दी है कवि ने, जिसको प्रगतिवाद कहा जाता है हिंदी साहित्य में, कि वो एक परिवर्तन की बात करते हैं, वर्गहीन समाज की बात करते हैं और सभी साधनों पर सबके समान अधिकार की बात करते हैं। उनके काव्य में किसानों के शोषण का भी बड़ा मार्मिक चित्रण हुआ है। नमक आंदोलन में जब उन्होंने भाग लिया था उसके बाद उन्होंने ये कविताएं लिखी थी। वे आंखें कविता, उसकी सुंदर पंक्तियां देखें। अंधकार की गुहा सरीखी, मतलब जैसे अंधकार की गुफा होती है ना, ये किसान की आंखें बता रहा है। अंधकार की गुहा सरीखी उन आंखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। उसमें क्या क्या भरा हुआ, दुख है, कष्ट है, रोना है। और बच्चों, छठी उनके काव्य की विशेषता है आध्यात्मिकता। वे पुदुचेरी के एक आश्रम में श्री अरविंदो के दर्शन के प्रभाव में आए थे और जिसके बाद उन्होंने इस आध्यात्मिकता को अपनी रचनाओं में भी उकेरा। वे भौतिक बंधनों से पहले आध्यात्मिक बंधनों को तोड़ने की बात करते हुए दिखाई देते हैं अपने काव्य में। मतलब जैसे जैसे उनके जीवन में प्रौढ़ता आती चली गई, वे आध्यात्मिकता की तरफ मुड़ गए और अरविंदो के दर्शन से प्रभावित हुए। उन्होंने लिखा है, आओ अपने मन को टोवें, व्यर्थ देह के संग मन की भी निर्धनता का बोझ न ढोवे। तो इस प्रकार बच्चों, उनके काव्य में ये 6 विशेषताएं हैं जिसको कि हम इंगित करेंगे। इसके बाद अगर उनका कला पक्ष देखा जाए, जिसको हम भाषा शैली के नाम से भी लिखते हैं, यहां हम कला पक्ष के नाम से लिख रहे हैं। कला पक्ष समग्रता में एक बड़ा शब्द है। उनकी भाषा तत्सम प्रधान है। संस्कृत के शब्द, बहुत अधिक कठिन शब्द उनके काव्य में प्रयोग हुए। भाषा में ओज है, माधुर्य गुण ये भी विद्यमान है। जहां तक अलंकारों का प्रश्न है, वे अनुप्रास, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण आदि अलंकारों का प्रयोग अपने काव्य में प्रमुखता से करते हैं। उनकी रचनाओं में अनेक रस हैं, लेकिन शांत और वीर रस प्रमुख है। आपने हिंदी काव्य को एक सशक्त भाषा प्रदान की है, छंदों का परिष्कार किया है,
खड़ी बोली की काव्य शक्ति को बढ़ाया है, पुष्ट किया है, परिष्कृत किया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो आपका संपूर्ण साहित्य हिंदी साहित्य की एक अमूल्य निधि है। ऐसे प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत को मेरा सादर नमन। तो बच्चों, आज की इस ऑनलाइन कक्षा में इतना ही। वंदे मातरम।